रियल कोच डिफेंस एकेडमी टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के लिए हम चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 9 है। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और 9 तक नहीं 8 तक वीडियो नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल पर देख लेना है। चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एस्प्लोन नट का मान कितना होता है। तो एस्प्लोन नट का मान 8.854 गुणा 10 के पावर माइनस का 12 होता है। 8.854 गुणा 10 के पावर माइनस का इसका 12 होता है, एस्प्लोन नट का मान होता है। और 8.854 गुणा 10 के पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका होता है। अब देखिए कि एस्प्लोन नट का इकाई कितना होता है। तो एस्प्लोन नट का इकाई कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के का के नियतांक का इकाई होता है। अब देखिए जो के होता है उसका इकाई हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा कूलाम्स के नियम के लिए, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर होता है। देखिए के को हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणे 10 के पावर 9 इसका यूज न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है और इसका फार्मूला को सिद्ध करने के लिए होता है। क्लियर है। तो के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी होता है और के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 भी होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये फार्मूला प्रूव करते हैं के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको निकालना तो के का इकाई निकालना है। तो के का अगर हम इकाई निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो के बराबर एफ अपॉन का आर स्क्वायर होगा क्योंकि ये ऊपर वाला चल जाएगा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा अपॉन Q1 इंटू Q2। एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और आर स्क्वायर दूरी है तो मीटर स्क्वायर मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर आर का स्क्वायर है। Q1 Q2 तो क्यू जो आवेश होता है उसको कुलाम होता है। Q1 और Q2 दो है तो इसको कुलाम का स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्ट हमको अगर फोर्स के पूछता है, अगर एस्प्लोन नट की बीमा अगर पूछता है, एस्प्लोन नट की बीमा पूछता है तो यहाँ पर 1/4 एस्प्लोन नट होगा। यहाँ पर 1/4 एस्प्लोन नट लिख देंगे और उसके बाद 1/4 ये जो है वो डिजिट है तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। अब एस्प्लोन नट इधर आ जाएगा तो एस्प्लोन नट बराबर एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको समझा देते हैं। देखिए 1/4 एस्प्लोन नट Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर होता है। ये एफ है। हमको एस्प्लोन नट की बीमा अगर एस्प्लोन नट का यूनिट निकालना है तो एस्प्लोन नट इधर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर Q1 इंटू Q2 ये वाला जो मान होगा वो अंक है और अंक के लिए कोई डायमेंशन नहीं होता है। Q1 Q2 अपॉन का ये एफ नीचे आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। अब Q1 इंटू Q2 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, बल का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एस्प्लोन नट का जो इकाई होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और के का नियतांक का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो आपको ये निकालना भी आ गया। जो के का विमीय सूत्र होता है, आपको डायमेंशन हम निकाल कर बता रहे हैं कि 13 माइनस का 42 होता है। अगर निकालना है तो देखिए हम निकाल देते हैं इसका भी डायमेंशन। देखिए अगर के का यानी के का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको इसको डायमेंशन चाहिए तो के इधर कर देंगे तो एफ अपॉन का आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब देखिए जो एफ का डायमेंशन होता है M1 L1 और T-2 होता है और आर का डायमेंशन जो होता है आर स्क्वायर का तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इंटू में अब देखिए Q1 इंटू Q2 क्यू बराबर IT यानी कि A1 T1 होता है इसका क्यू का तो 2 है तो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इसका डायमेंशन आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए M1 और इसको L1 और L2 एल क्यू, उसके बाद T-2 और T2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस वाला माइनस में नहीं T-4। अब देखिए और ए ऊपर जाएगा ए स्क्वायर है तो ए ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा A-2 यानी कि 13 माइनस का 42 इसका डायमेंशन होगा के का। तो इसका जो डायमेंशन होगा माइनस का 13 माइनस का 42 इसका जो डायमेंशन होगा। क्लियर है। के का मान निर्भर करता है, जो के का मान होता है वो निर्भर करता है माध्यम के मापन पद्धति पर, माध्यम पर फर्स्ट
और सेकंड हो जाता है मापन पद्धति पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। एसआई पद्धति में के का मान जो होता है वो 9 गुणे 10⁻⁹ होता है। जो एसआई पद्धति बहुत ही बड़ी पद्धति होती है और सीजीएस पद्धति जो होती है वह बहुत छोटी पद्धति होती है। अब देखिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इसके मास में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वृद्धि होती है। के को क्या कहते हैं, के को माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सोनेंट कहा जाता है। दो बलों के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाती है पॉजिटिव आवेश से लेकर निगेटिव आवेश तक, लेकिन विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर है। देखिए विद्युत द्विध्रुव की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब पी वेक्टर बराबर क्यू गुणे 2l वेक्टर। अब हम बात करते हैं कि क्यू पर वेक्टर का चिन्ह क्यों नहीं लगाए। क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है और जो चार्ज हो जाता है क्यू का मतलब आवेश होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर वेक्टर का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। और एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि आवेश एक कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। और जो विद्युत द्विध्रुव होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूरी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम चलते हैं कि यूनिट इसका क्या हो गया, क्यू जो आवेश का होता है वो कुलाम होता है, और दूरी है तो दूरी का क्या होगा, मीटर, कुलाम इंटू मीटर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसका जो डायमेंशन होता है, क्यू का जो डायमेंशन होता है A1 होता है और T1 होता है, और दूरी का L1 होता है। तो A1 T1 और L1 इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इसको आपको हम बता देते हैं कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की जो विद्युत द्विध्रुव होता है और इसकी दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है, और इसको पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका पी भी लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है या पी वेक्टर से। पी का इकाई होता है, अभी समझाया कि कुलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का विभीय सूत्र ATL होता है, ए के पावर 1 टी के पावर ए और एल के पावर 1 यानी 111। विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र को सापेक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन का क्यू होता है, क्यू नॉट होता है। अब देखिए जो एफ हो जाता है इसका इकाई न्यूटन होता है और प्रति क्यू नॉट का कुलाम होता है, न्यूटन प्रति कुलाम होता है। और विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित किया जाता है, तो ई से सूचित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित किया जाता है ई से, या इसका इकाई होता है न्यूटन प्रति कुलाम, अभी समझाए। और एक और इकाई होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है विभव प्रवणता को। देखिए ई की गणना कितने प्रकार से की जाती है, तो 3 प्रकार से की जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, उसको 3 प्रकार से गणना की जा सकती है। अब देखिए ई अल्फा अक्षीय स्थिति की तीव्रता की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। आपको याद कर लेना है, जो अक्षीय स्थिति होती है ई अल्फा जिसे कहा जाता है, अक्षीय स्थिति की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए ई जो अल्फा होता है, ई अल्फा जो इसका पूरा आपको ई अल्फा इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ 2p अपॉन का RQ न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। क्लियर है। 9 गुणे 10⁹ 2p अपॉन का RQ। जो ई अल्फा अक्षीय स्थिति में तीव्रता की जो होती है, जो व्यंजक इसको प्राप्त करते हैं, ई अल्फा बराबर 9 गुणे 10⁹ 2p अपॉन का RQ न्यूटन प्रति कूलम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब देखिए कि ई परपेंडिकुलर यानी कि निरक्षीय स्थिति की तीव्रता पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, और ई परपेंडिकुलर जो होता है वह 9 गुणे 10⁹ p अपॉन का R, यानी कि ई पर परपेंडिकुलर जो होता है वह ई अल्फा का क्या हो जाता है, आधा होता है। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई अल्फा अक्षीय स्थिति की तीव्रता निगेटिव टू पॉजिटिव, ई परपेंडिकुलर की निरक्षीय स्थिति की तीव्रता पॉजिटिव टू निगेटिव। ई अल्फा एवं ई परपेंडिकुलर में संबंध, जो ई अल्फा होता है ई परपेंडिकुलर का दोगुना होता है, क्योंकि देखिए ई अल्फा का जो जो है 9 गुणे 10⁹ 2p अपॉन का RQ, लेकिन ई परपेंडिकुलर में 9 गुणे 10⁹ p अपॉन का RQ होता है। अब ये केवल दोगुना होगा, ये तो सब सेम होगा, केवल 2 है इसमें 2 नहीं है, केवल इसमें p अपॉन
पी अपॉन का आर क्यू होता है। तो ये वाला क्या है, दोगुना होता है। तो ई अल्फा जो होता है, ई अल्फा ई परपेंडिकुलर से क्या हो जाता है, दोगुना होता है। विद्युत बल रेखाएं कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत बल रेखाएं दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव विद्युत बल रेखाएं कहाँ तक गमन करती है, पॉइंट बिंदु से लेकर इन्फिनिटिव तक, और निगेटिव बल रेखाएं गमन करती है निगेटिव टू से पॉइंट तक। एकल आवेश के लिए देखिए, एकल आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, सरल रेखीय होती है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। बहुल आवेशों के लिए विद्युतीय बल रेखाएं वक्राकार होती है। आवेशों का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो तीन प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट रेखीय आवेश घनत्व, सेकंड क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और थर्ड आयतन आवेश घनत्व। अब इसको इसको पूरा हम समझा देते हैं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व और क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीन प्रकार से आपको गणना कर सकते हैं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित किया जाता है, और लेमडा बराबर क्यू अपॉन का एल होता है। क्यू अपॉन का क्या हो जाता है, एल होता है। यानी कि इसका जो क्षेत्र, जो इसका जो इकाई होता है, कूलम प्रति मीटर होता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है, और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन का ए होता है। यानी कि इसका जो इकाई होता है, इसका जो इकाई होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है किसका, ये जो होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व को। आयतन आवेश घनत्व का जो किया जाता है उसको रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर क्यू अपॉन का भी हो जाता है। इसका जो होता है कूलम प्रति मीटर क्यू होता है। क्लियर है। अब इसका डायमेंशन के तीनों के लिए बात करते हैं। तो जो फर्स्ट होता है रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा बराबर क्यू अपॉन का एल होता है। अब डायमेंशन क्या होगा, क्यू का A1 T1 हो जाएगा आवेश का, और अपॉन का L1 हो जाएगा। तो A1 T1 और L माइनस का 1, ये क्षेत्र लेमडा आवेश घनत्व का जो बीमा होगी, A1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और L ऊपर जाएगा तो L माइनस का 1 हो जाएगा। A1 T1 और L माइनस 1 होगा। उसी तरह हम सेकंड चलते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है, और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन का ए होता है। क्यू का जो डायमेंशन होता है A1 T1, और इसका एल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो A1 T1 और एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा L-2, जो इसका डायमेंशन A1 T1 और L-2 होगा, जो यानी जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाता है A1 T1 और L-2 होता है। आयतन आवेश घनत्व का रोका इकाई कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, और इसका डायमेंशन A1 T1 उसी तरह निकाल देंगे, A1 T1 और L-3 हो जाएगा। कैसे, तो रो बराबर क्यू अपॉन का भी होता है। क्यू का A1 T1 हो जाएगा, और अपॉन का भी का जो आयतन होगा तो L क्यू, ऊपर जाएगा तो A1 T1, ये L क्यू, L माइनस का क्यू हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहीं पर दे विद्युत क्षेत्र आयतन है। वैद्युत द्विध्रुव गुण P किस प्रकार की राशि है, वैद्युत द्विध्रुव गुण P किस प्रकार का राशि है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको हम समझा दिए हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा की इकाई कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर का क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन का ए होता है। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, आवेश का कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, बल आघूर्ण का महत्तम मान होगा यदि, देखिए बल आघूर्ण का जो महत्तम मान होगा, यानी कि देखिए टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई थीटा साइन थीटा होता है। यानी पी का मतलब विद्युत द्विध्रुव होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और साइन थीटा ये मान होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी को हम लिख सकते हैं पी बराबर क्यू गुणे 2L, हम भी लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, इसको पी को। अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। पी को वेक्टर, ये क्योंकि सदिश राशि है, क्यू भी वेक्टर सदिश, सॉरी क्यू जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इस पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगेगा, और 12 वेक्टर है तो इस पर वेक्टर का चिन्ह लगेगा। अब मैक्सिमम कब होगा, यानी बल आघूर्ण का मान महत्तम कब होगा। अब जीरो इस यहाँ पर रखेंगे तो पी पूरा जीरो होगा तो महत्तम तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होगा, यानी पीई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पीई हो जाएगा, तो यहाँ पर बल आघूर्ण का मान मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, और द्विध्रुव के और बल का और द्विध्रुव जो होती है, देखिए मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, और बल आघूर्ण का महत्तम होगा 90 डिग्री पर, और द्विध्रुव का कोई बल आघूर्ण अनुभव नहीं करेगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम होगा 0 डिग्री पर। द्विध्रुव के लिए मानक स्थिति क्या होती है, π/2 होती है। CGS पद्धति में आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ABC किस पद्धति की इकाई है, ABC देखिए
एएसआई पद्धति आवेश की इकाई है 5 प्रकार के। सीजीएस पद्धति में कितनी इकाई है तो 4। और एबीसी की पद्धति होती है सीजीएस पद्धति में 1 एबीसी कितने स्टेट कूलाम के बराबर होते हैं 3 गुणे 10 के पावर 10 स्टेट कूलाम के। 1 कूलाम कितने स्टेट के बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन है, देखिए 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम एबीसी 1 एबीसी कूलाम कितने के बराबर होता है 1/10 एबीसी कूलाम के बराबर होते हैं। 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आवेश का न्यूनतम संभव मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। और देखिए क्या किसी वस्तु का वेग उसके आवेश को प्रभावित करता है, नहीं, किसी वस्तु का वेग आवेश को प्रभावित नहीं करता है। चार्ज इज ऑलवेज मास पर निर्भर करता है। विद्युत बल रखा है कि को क्या प्रदर्शित करते हैं केंद्रीय बल या विद्युतीय बल। दो विद्युत बल पर लगने वाला बलों का अनुपात होता है 1:1 होता है। क्लियर है, 1:1 होता है। सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है वह फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो पूरा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और आप जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसको जो 9 वीडियो यानी 10 वीडियो तक हम जो हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ा चुके हैं उसको जरूर वीडियो तक